हाल ही में भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों ने अपने पेट्रोलिंग के जो राइट्स हैं, वो जो 2020 के गफलत के बाद जो जो बंद हो गए थे, वो फिर से पेट्रोलिंग राइट्स रीओपन कर लिए हैं। खासकर देप्सांग और देमचौक, जो बहुत अहम दो जो स्टिकिंग पॉइंट्स थे, जो दो बहुत अहम कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स थे, उनको तकरीबन रिजॉल्व कर लिया गया है। और ये जो है साहब, इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो बड़ा क्लियर है कि अभी कजान रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है, जहां साइडलाइंस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आपस में मुलाकात होगी ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। और इसके चलते साहब ये एक प्रेपरेटरी स्टेप है, जिसके चलते कई मीटिंग्स हुई हैं हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच, और फिर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और चीन के फॉरेन मिनिस्टर साहब के बीच, और ये एग्रीमेंट तकरीबन हैमर आउट कर लिया गया है, जिसे फॉर्मलाइज किया जाएगा जब दोनों हेड्स ऑफ स्टेट मिल जाते हैं। फॉर्मलाइज तो मतलब है ही, लेकिन देखना है वहाँ से कहाँ आगे जाएं। याद रहे साहब, परिप्रेक्ष्य इसका बहुत सीधा साफ है। सन 2020 में जब पूरा संसार कोविड से ग्रस्त था, सारे देश उधेड़बुन में लगे थे अपने लोगों को कैसे बचाएं, चीन दो टूक शब्दों में जिसकी देन थी कोविड, पूरी दुनिया को देन थी साहब चीनियों की, उसका फायदा उठा के साहब वो चढ़ बैठा हमारे ऊपर लद्दाख में, और वहां अपनी जो फोर्सेस एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन वो चढ़ के आ गया और उसने बड़ी एक पेचीदा हालात वहां पैदा कर दी। और भारत ने भी वीर साहब ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जैसे को तैसा जवाब दिया, और मैन फॉर मैन, गन फॉर गन, टैंक फॉर टैंक, हमने जो चीन जो 50,000 फौजें लेकर चढ़ा आया था, उनको मैच किया लद्दाख के अंदर। और फिर गलवान में सब जानते हैं कैसे क्लैश हुआ था, हमारे कोई एक कर्नल और टोटल 20 जवान हमारे वहाँ शहीद हुए थे। कह रहे हैं चीन के 46-48 तक मारे गए थे, एक अंदाज तो 100 के ऊपर का है। चीन तो कह रहा है कि केवल 5 मरे, झूठ बोल रहा है, लेकिन बात बड़ी है कि चीन को भी लेने के देने पड़ गए। और उसके बाद भारत ने काउंटर इंट्रूजन की कैलाश रेंज पर, चुशूल के इलाके में, और चीन के ठंडे पसीने साहब निकल आए। और फिर बहुत कोशिश की गई कि डी एस्केलेट किया जाए, और जो हमारी टॉक्स हुई 2021 में, उसमें बफर जोन बनाए गए। झड़पें हो रही थी साहब पोंगोंग सो, नॉर्थ साउथ में झड़पें हो रही थी आपकी गलवान में, और फिर झड़पें हुई हमारी कैलाश रेंज के ऊपर, जिसमें कि हम हावी रहे। तो चीन भी साहब, अब उसको भी समझ आ गया कि अब दाल नहीं गलेगी साहब, ये वो 1962 का भारत नहीं है। तो बफर जोन बनाए गए पहले कि साहब तुम भी यहाँ नहीं आओ, हम भी यहाँ नहीं आएंगे। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम टेरिटरी की ज्यादा नहीं है साहब, प्रॉब्लम है पेट्रोलिंग राइट्स। 1962 के बाद एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी कि साहब हमने यहां तक कब्जा किया था, तुम यहां तक थे। किसी ने ये नहीं माना, भारत कहता है पूरा आक्साई चीन हमारा है, चीन अपने क्लेम कर रहा है, तो किसी ने ये नहीं माना कि साहब ये टेरिटरी हमारी है उसकी, कि साहब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, असली में कंट्रोल किसका कहां तक है। तो वो हमारी एक परसेप्शन थी और एक चीन की परसेप्शन थी, और हमेशा साहब हम अपनी परसेप्शन तक जाते थे, उनके पेट्रोल उनकी परसेप्शन तक आते थे। और कभी कभार इसमें पेट्रोलों के क्लैश होते थे, टक्कर होती थी, पत्थरबाजी, मुक्केबाजी, घूसेबाजी, लातबाजी, ये सब तकरीबन चलनी शुरू हो गई। तो इसके चलते साहब वो कोशिश की गई कि हम डी एस्केलेट करें। डी एस्केलेट तो दरकनार उन्होंने साहब पहले सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, दोनों जगह गफलत शुरू करी। 90,000 50,000 फौज लेके लद्दाख में आए थे, 90,000 सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए आए, वहां भी उनको साहब ईंट का जवाब पत्थर से मिला। तो बीच में फैसला किया गया 2021 में, जैसे मैं बता रहा था, कि बफर जोन बने, कि आप भी यहां नहीं आएंगे, हम भी यहां नहीं आएंगे। अब बफर जोन 3 से 10 किलोमीटर के थे, और ज्यादातर नुकसान हमको बफर जोन का हमको हुआ। कोई 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम
अब हमको जाना बंद हो गया, ये बफर जोन की वजह से। उनका भी बंद हुआ लेकिन हमारा बंद हो गया। तो इसीलिए कई लोग अटकल लगा रहे थे कि नहीं साहब हमने टेरिटरी दे दी, टेरिटरी दे दी। टेरिटरी तो जैसे मैंने बताया उसकी बात नहीं है, परमानेंट डिफेंसेस की बात नहीं है। बीच में दोनों देशों ने एक दूसरे के पेट्रोल रोकने के लिए अपने मोर्चे और बंकर बना लिए थे, तो बफर जोन से वो दोनों बोले साहब पीछे हट जाएंगे, लेकिन ये भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं था। अब जो सोल्यूशन है वो है जो भारत शुरू से कहता आ रहा था, स्टेटस को एंटे। साहब सारी गफलत आपने शुरू करी, आपको रिस्टोर करना होगा स्टेटस को एंटी, वो स्थिति जो कि 2020 के पहले की थी जब आपने समन्वय तोड़ा, और चीन को मजबूरन उस पर अब हाँ कहनी पड़ गई। ठीक है साहब, चीन को भी जो आटे दाल का भाव है वो पता चल गया। चीन को भी पता चल गया है कि भारत 1962 का भारत नहीं है जिसको खिलवाड़ समझा जा सकता है। तब अहिंसावादी पंचशीलवादी भारत था, अब ये दूसरा भारत है, यथार्थवादी भारत है जो कि ताकत जिसमें है और उसे इस्तेमाल करना जानता है और उससे हिचकता नहीं है। तो बहरहाल साहब ये दोनों के बीच में एक टेम्परेरी, जैसे कि हम कहें मतलब शुरुआती एग्रीमेंट हो गया है। हमको जो है 3 स्टेप लेने पड़ेंगे पूर्ण शांति लाने के लिए: डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन। 50,000 ट्रूप्स लेके चीन आ गया था, 4 विंटर सर्दी के मौसम रखनी पड़ी है, जी बाहर आ गई है साहब ठंड के मारे। 90,000 ले आया अरुणाचल प्रदेश, वहाँ सब रखने पड़े विंटर में, क्योंकि हम तो नहीं हटते विंटर में पीछे साहब। हमको तो आदत 47 से है इन पहाड़ों में लड़ने की, तो हमारे तो ट्रूप्स ले लेते, इनके ट्रूप्स की खाट खड़ी हो गई। तो इसके चलते साहब अब वो चीन को भी अकल आ गई है कि साहब मेरी जो मेन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो है ताइवान की तरफ, चीन कहता, वो है साउथ चाइना सी की तरफ, चाइना के ईस्ट कोस्ट की तरफ। तो जो मैंने पंगा ले लिया है भारत से अपने पश्चिम बॉर्डर में, वो मेरे को सौदा महंगा पड़ रहा है, और वो तवज्जो देना चाहता है ईस्ट कोस्ट की तरफ, ताइवान की तरफ, साउथ चाइना सी की तरफ। इसलिए उसको भी इस वक्त सूट करता है, इस वक्त आगे का देखेंगे होता है क्या, इस वक्त उसको भी सूट करता है और भारत को भी सूट करता है। हमें क्यों सूट करता है साहब? क्योंकि साहब हमारे रिश्ते, कोई जब सदी चेंज हुई, 21st सेंचुरी आई, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते में काफ़ी जो है तकरीबन दोनों देश बहुत करीब आ गए थे, क्योंकि दोनों को लगता था कि हमको खतरा एक आक्रामक चीन से है, जिसने इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन कर ली है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर ली है और बड़े आक्रामक तेवर दिखा रहा है ताइवान के बरखिलाफ, साउथ चाइना सी में छोटे छोटे देशों के बरखिलाफ, और हमारे साथ लद्दाख में, अरुणाचल में भारत के बरखिलाफ। तो यहाँ तो साहब उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, समझ आ गया कि साहब भारत कोई आप साउथ चाइना सी का छोटा मोटा देश ना समझ लें साहब, ये भारी पड़ जाएगा, पलड़ा जो है लेने के देने पड़ जाएंगे, जैसे उल्टे बांस बरेली को पड़ चुके हैं। और इसलिए चीन भी अब कीन है कि ये एक थॉ आए दोनों के रिलेशंस के बीच में, और इसके चलते साहब ये पेट्रोलिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है। 2 स्टिकिंग पॉइंट जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स थे, एक था हमारा देप्सांग के प्लेन्स में उत्तर लद्दाख में, और दूसरा देमचोक के इलाके में सदर्न लद्दाख में। देप्सांग एक प्लेन है साहब जहां दोनों साइड टैंक ले आ सकते हैं। चीन को वहां से खतरा लग रहा था कि जो हमने नई सड़क बनाई है दौलत बेग ओल्दी तक, उसको बड़ा खतरा महसूस हो रहा था, क्योंकि जो काराकोरम पास के केवल 8 किलोमीटर दूर है दौलत बेग ओल्दी, ठीक है साहब, और जो देप्सांग का प्लेन है वहां पे दोनों साइड टैंक ले आ सकते हैं। और भारत अपनी कोई 10 रेजिमेंट टैंकों की ले गया साहब, वहां इनके ठंडे पसीने छूट गए, क्योंकि वहां से इनको डर लगने लगा कि मेरी जो G219 219 हाईवे है इनकी, जो तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ती है और यहाँ इस इलाके के सामने जाती है, और वहाँ से भारत की फौजें हमला करके ये चीन और शिनजियांग का कनेक्शन काट सकते हैं। ठीक है साहब, तो इसलिए वो वहाँ बड़े आक्रामक तेवर दिखा रहा था।
हमारे जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे 10, 11, 11 ए, 12, 13 इत्यादि, वहाँ पे हमारे पेट्रोलों की पहुँचने से रोकने लगा। वहाँ वाई जंक्शन वगैरह वगैरह पे दादागिरी दिखाने लगा। और इसके चलते साहब फिर भारत ने भी पूरे आक्रामक तेवर दिखाए। देमचौक जो है वो साउथ में है, वहाँ चारदिंग नाला है, उसके साइड के अंदर पेट्रोलिंग करना, वहाँ पे भी ये अपने आक्रामक तेवर दिखा रहे थे। और अब इनको पेट्रोलिंग के लिए मान गए, मतलब स्टेटस को एंटी रिस्टोर हो गया है। क्यों हो गया है? एक तो प्रेपरेटरी टू द मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, और लगता है कि वहाँ वो हो जाएगा। ये पहला स्टेप है, ये है डिसएंगेजमेंट। उसके बाद आता है डी एस्केलेशन, और लास्ट स्टेप आता है कि जो एक्स्ट्रा ट्रूप्स दोनों ने उस इलाके लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भेजे हुए हैं, वो उनको नीचे ले आए। मसलन कि भारत का 1 स्ट्राइक कोर जो पाकिस्तान के खिलाफ 30,000 ट्रूप्स थे, वो लद्दाख चढ़ा दिए थे हमने। ये लड़ना है तो साहब हम बता देंगे आटे दाल का भाव, ठीक है साहब। और वो अब डी एस्केलेशन प्रोसेस, डी इंडक्शन प्रोसेस, ये तो अभी दूर की बातें हैं। अभी पहला कदम हुआ है डिसएंगेजमेंट, और फैसला ये किया गया कि ठीक है साहब, दोनों साइड पेट्रोल करेंगी, महीने में 2 बार पेट्रोल करेंगी, और 14-15 से ज़्यादा आदमी लेकर नहीं जाएंगे। नहीं तो बीच में हो गया था 100, 150, 200, 300 स्ट्रॉन्ग पेट्रोल जा रहे थे और झड़प हो रही थी, मार घुसुन्नबाजी, लात घूंसा सब चल रहा था। तो वो अब उन्होंने बोला नहीं होगा, केवल 2 पेट्रोल जाएंगे महीने में, और वो जाएंगे 15, 14, 15 की स्ट्रेंथ में, बता के जाएंगे कि हम आ रहे हैं साहब, वो बता देंगे हम आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पेट्रोल से इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो साहब अब देखना है कि हम कहाँ तक चीन को ट्रस्ट कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। ट्रस्ट तो करो लेकिन चेक करो कि साहब कर रहा है कि नहीं कर रहा। और हमारे जो आर्मी चीफ साहब ने भी बिल्कुल कहा है कि वी आर प्रिपेयर्ड टू ट्रस्ट, लेकिन हम ग्राउंड पे देखेंगे, ठीक है। हम भी बेवजह किसी से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जब तक हमको अगर ये विश्वास हो जाए कि आप जो है कोई आक्रामक तेवर नहीं दिखाओगे, कोई फालतू पंगा नहीं लोगे, तो शांति बहाल हो सकती है। और चीन की ग्लोबल टाइम ने भी कह दिया है कि शांति बहाल हो सकती है। तो ये बदलाव क्यों? बड़ी सीधी बात है। अमेरिका ने ऐसे आक्रामक तेवर भारत के बरखिलाफ दिखाने शुरू हो गए थे कि लोग कहने लगे साहब ये तो हमारे दोस्त हैं, ऐसे तो दुश्मन भले। हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका से लड़ाई खतरनाक हो सकती है, ठीक है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती उससे भी घातक हो सकती है। ये तो अजीब बात है साहब, जिसको आप दोस्त कहते हैं सबसे ज्यादा नुकसान उसका करते हैं। काया पलट कर दी आपने यहाँ दक्षिण एशिया के अंदर, तख्ता पलट करके हसीना वाजेद का, ठीक है। खालिस्तानी टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कनाडा के बड़े चहेते हो गए हैं बाइडेन साहब। तो साहब तो फिर हमको भी जैसे को तैसा देना आता है साहब। आप बाइडेन साहब समझते हैं कि वो पूरी दुनिया को लात लगा के रखेंगे, रूस को लात मारेंगे, चीन को लात मारेंगे, और तो और जो भारत जिसको दोस्त बता रहे हैं उसको भी लातें लताड़नी शुरू कर दी हैं। तो फिर तो साहब आपको भी कमबैक मिलेगा। और पहला कमबैक ये है कि चीन और भारत ने सोचा है कि साहब हम आपस में क्यों लड़े, ये तो 2 बंदर लड़े और वो बिल्ली जो है वो रोटी खाए, तो वो भी जायज़ नहीं है। तो इसके चलते ये देशों में जो है एक समन्वय सा आ गया है। और ब्रिक्स समिट में बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे डॉलर डोमिनेंस को लेकर। अब हम जो है एक ब्रिक्स की ट्रेड अरेंजमेंट फाइनलाइज कर रहे हैं, एक ब्रिक्स की करेंसी फाइनलाइज की जाएगी, उस पर अहम फैसले लिए जाएंगे। अमेरिका उनसे बौखलाया हुआ है पहले ही, और भारत पे दबाव डाल रहा है कि नहीं तुम तो इस तरफ आ जाओ। लेकिन साहब आप धक्का मार रहे हैं, लाते मार के आप धक्का मार रहे हैं हमको, जैसे कि आपने रूस को चीन की बाहों में धकेला है। अब आप साहब भारत को धकेलना चाहते हैं कि इंडिया, रशिया, चाइना ट्रायंगल जो प्रिमाकॉव साहब ने कहा था वो बने जाए। तो चॉइस आपकी है। आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। जितना जल्दी इस हकीकत का आपको एहसास हो जाए उतना सबके लिए अच्छा होगा। और हम तो साहब अब इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका में इलेक्शन होएं
और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार आए तो दोनों देशों का भला होगा। थैंक यू। जय हिंद।